नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आनंद प्रजापति भी हमारे साथ हैं और जैसा कि हम करते हैं जियो पॉलिटिक्स को बहुत आसान तरीके से डिकोड करते हैं, समझते हैं। एक माफ़ी पिछले दिनों कुछ घंटों पहले चर्चा में रही है क्योंकि किसी ने उस व्यक्ति को कभी माफ़ी मांगते, तेवर झुकाते, अपने एग्रेशन को कम करते देखा नहीं है। अब उस माफ़ी की इनसाइड स्टोरी आनंद लेकर आए हैं, तो आज उस माफ़ी की इनसाइड स्टोरी पर चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि जो गजा में रहेगा क्या वो वाकई आतंकी कहलाएगा। लेकिन इसके बीच कतर और यूएस के रिश्ते कैसे रहे हैं, ये माफ़ी मांगनी क्यों पड़ी और इस माफ़ी के बाद जो एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे झुकी दबी सी नजर आई। मेन जो फोकस रहेगा वो इस इनसाइड स्टोरी पर रहेगा। चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले आनंद, माफ़ी, नेतन्याहू की माफ़ी बहुत चर्चाओं में रही। ये भी कहा गया कि वो कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं। जॉर्डन का जिक्र हुआ, एक आध दो जगह तो उन्होंने बाकायदा मुआवजा भी दिया है, लेकिन ये माफ़ी कुछ अलग है और इसकी इनसाइड स्टोरी तो दर्शकों को जाननी चाहिए, लोगों को जाननी चाहिए क्या है। बिल्कुल, दरअसल ये है कि इजरायली जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर से माफ़ी मांगी है और ये घटना जो है 19 सितंबर 2025 यानी कि बीते 2 दिन 3 दिन पहले जो ओवल ऑफिस में बैठक हुई थी इन लोगों की, नेतन्याहू और ट्रंप की, वो माफ़ी वाली जो मामला चल रहा था उसका फोटो व्हाइट हाउस ने कल पोस्ट किया है, मतलब बीते दिनों पोस्ट किया है, जिसमें ये दिखाया गया है फोटो में कि नेतन्याहू एक फ़ोन कॉल पर, जो कि ट्रंप फ़ोन पकड़े हुए हैं और वो कॉल पर बात कर रहे हैं नेतन्याहू। और वो बात किससे कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कतर के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से। और बात फ़ोन पर ये हो रही है कि वो जो कतर पर हमला हुआ था 9 सितंबर 2025 को दोहा में, और ये दोहा में हमले में करीब कतर के जो अधिकारी थे उसमें मारे गए थे। इसको लेकर के उन्होंने नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगी है, जिसका फ़ोटो अब जा कर के ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है, वायरल भी हो रहा है कि ट्रंप जो है वो किसी भी नेता से, मतलब कुछ भी एक तरीके से बोला जा सकता है ना कि कतर से एक तरीके से इजराइल का माफ़ी मांगना सार्वजनिक रूप से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कतर और अमेरिका का संबंध कैसे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कतर में हमला हुआ था तो इस पर कतर बहुत ही ज़्यादा मतलब निंदा किया था इस हमले का, क्योंकि कतर दरअसल इजराइल ने तो हमला किया था, तो इजराइल ने ये हमला करके बोला था कि मैं हमला जो वहाँ पर कर रहा हूँ या फिर हमने जो हमला किया है वो हमला हमास के वरिष्ठ नेताओं की बैठक पर हमला हुआ था। लेकिन इस हमले का उद्देश्य कतई ये नहीं था कि कतर पर हमला किया जाए। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कतर के जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं उनकी इसमें मौत हो जाती है, जिससे सवाल ये उठने लगता है कतर की संप्रभुता पर एक तरीके से सवाल उठने लगता है कि क्या अब कोई भी देश इस तरीके से कतर पर हमला कर सकता है। तो ये सभी बातों के लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा ही किरकिरी हमला हुआ, हमले पर निंदा हुआ था, जिसको लेकर के अब जा कर के ये जो मामला है थोड़े से सुधार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कतर एक ऐसा देश है जो मध्यस्थता कर रहा था किसका, इजराइल हमास का। तो इसको लेकर के अब थोड़ा स्पष्ट हो गया है कि मामला क्या है। लेकिन अब बात अगर हम ट्रंप की करा जाए तो ट्रंप ने, आप देखे होंगे कि जेलेंस्की के साथ भी क्या हुआ था ओवल ऑफिस में, और अब आकर के अब ये वाली मामला भी आप देख लीजिए कि कैसे ट्रंप अपने सामने बैठा करके नेतन्याहू से, कतर के प्रधानमंत्री से माफ़ी मंगवाते हैं, तो कहीं न नेतन्याहू से माफ़ी मंगवाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि क्या नेतन्याहू अपने तो अंदर खाने में हम लोग बात किए थे कि कैसे कैबिनेट के मंत्री दो मंत्री हैं वो एक तरीके से बगावत के रूप में नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इधर ट्रंप सार्वजनिक रूप से एक तरीके से कतर से माफ़ी मंगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ट्रंप प्रेशर बना रहे हैं नेतन्याहू पर या फिर कुछ और मामला है, वो तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, ये जो विशुद्ध कारोबारी जिसे मैं कहता हूँ, हालांकि आनंद बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन ये वैसा ही है कि चौधरी जी थे, अपनी पंचायत लगाया करते थे, जब जिसको बुला के जलील करने का मन वो कर दिया करते थे, क्योंकि गांव में उनका काम चलता था, शांति सद्भाव की बातें करते थे और धंधा हथियारों का करते थे। वापस टॉपिक पर आते हैं। 2 और चीज़ें हम आनंद से समझेंगे और उसके बाद आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आनंद, एक तो कतर पर जब हमला होता है तो अरब देशों का रिएक्शन, ये अपना पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा कि कतर और यूएस के जो रिश्ते हैं वो पहले से तो थे ही,
वहाँ पर जो फोर्स बेस है अमेरिका का वो है, इस वजह से कतर इम्पोर्टेंट था। दूसरा, कारोबारी रिश्ते भी अमेरिका धीरे धीरे कतर के साथ बढ़ा रहा है। तो कतर और यूएस के संबंध एक बात। दूसरी बात कि अरब कंट्रीज का इस हमले के बाद बहुत जो रिएक्शन था वो बहुत गुस्से वाला था, बहुत नाराज़गी भरा था। ये दोनों समझाइए। बिल्कुल, देखिए नेतन्याहू ने तो माफ़ी मांगी और माफ़ी में मैं पहले ये बता दूं, क्योंकि ये माफ़ी से जुड़ा हुआ है, ये अगले जो आपने दो टॉपिक क्वेश्चन उठाया है वो इससे से ही जुड़ा हुआ है। तो दरअसल माफ़ी में उन्होंने कहा क्या है नेतन्याहू ने, पहले ये हम बता देते हैं कि नेतन्याहू ने बोला है कि हमले में कतर के जो नागरिक की मौत हुई है उस पर गहरा अफसोस है, और यह स्पष्ट किया है कि निशाना हमास था, ना कि कतर। साथ ही उन्होंने ये वादा भी किया कि भविष्य में कतर पर ऐसा कोई भी हमला इजराइल नहीं करने वाला है या नहीं कर सकता है या नहीं होगा, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है। और रह गई बात अगर अरब देशों की कतर को लेकर के, तो आप देख रहे होंगे कि कतर में जब हमला हुआ था 9 सितंबर 2025 को, उसके बाद करीब 50 से ज़्यादा जो देश थे, मुस्लिम कंट्री थे, वो एक साथ बैठते हैं दोहा में और एक बैठक होती है अरब देशों की, जिसमें वो उस समिट में कतर हमले को लेकर के काफ़ी जिक्र होता है कि क्या इस तरीके से इजराइल की मनमानी चलती रहेगी अरब देशों में, या फिर कोई ऐसा विकल्प निकाला जाए, कोई ऐसा फैसला लिया जाए जिससे इजराइल पर नकेल कसा जा सके। हालांकि इसको बैलेंस करने के लिए ट्रंप ने फिर ये जो अरब देशों की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद ट्रंप ने करीब 8 से 9 देश के मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि, मुखिया से बातचीत की थी, बैठक की थी, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल था जिसमें ट्रंप पे बैठक हुई थी। हालांकि अरब देशों की जो समिट थी उसमें भी पाकिस्तान शामिल था। तो कुल जमा ये है कि ट्रंप जो है वो बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कतर एक ऐसा, जो आपने बोला ना अमेरिका और कतर के संबंध क्या है, तो आपको मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि कतर जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट को, वहाँ से अमेरिका मॉनिटरिंग करता है कि मिडिल ईस्ट से, चाहे वो इजराइल से संबंधित हो, चाहे फिर आप उधर देख लीजिए सऊदी हो, यूएई हो, ईरान हो, मतलब पूरी मिडिल ईस्ट को वो कतर से वहाँ पर एक तरीके से मॉनिटरिंग करता है। तो वो कतर से अमेरिका कभी भी संबंध खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि कतर पर जब हमला हुआ था तो ये बात उठी थी कि क्या कतर पर हमला के बाद अमेरिका कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा। हालांकि इस पर एकदम हट जाते हैं ट्रंप और बोलते हैं कि कतर पर जो हमला हुआ उससे मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी और इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, वो साफ हट गए थे। लेकिन अब मामला देखिए सुधारते हुए नजर आए, और ओवल ऑफिस में बाकायदा बैठा करके कतर के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बातचीत हुई और बाकायदा नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी है। तो कहीं ना कहीं ये संबंध जो अमेरिका और कतर के थे ये सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। सुधरते हुए क्यों? क्योंकि कतर को भी अमेरिका की ज़रूरत है, और आपको भी पता है कि कतर में ही ये जो अमेरिकी बेस है, एयरबेस है वहाँ पर, जहाँ से एक तरीके से आप देख सकते हैं कि पिछली बार जब हमला हुआ था तो ऐसा दावा किया जाता है, ईरान के तरफ से दावा किया गया था कि अमेरिकी बेस पर हमला ईरान ने किया है। तो कहीं ना कहीं कतर और अमेरिका और इजराइल एक तरीके से बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये भौगोलिक तौर पर भी जैसे आनंद बता रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए कि एक बड़े से समंदर पे, जिसे आप मिडिल ईस्ट कह रहे हैं, उस बड़े से समंदर पर नज़र रखनी, और उसका जो लाइट हाउस बनाया गया है वो कतर बनाया गया है। वहाँ के ज़रिए इस पूरे रीजन पर नज़र रखता है यूएस। अब इस चर्चा का दूसरा पहलू, एक 20 पॉइंट्स का एक योजना पेश की गई है ट्रंप की तरफ से। एक पीस बोर्ड बनाया जाएगा, इंटरनेशनल पीस बोर्ड, और जो गज़ा बनाम इसराइल या इसराइल बनाम हमास की जो युद्ध की स्थिति है उसे ख़त्म किया जाएगा। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब अचानक से नेतन्याहू कह रहे हैं कि जो गज़ा में रुका रहेगा हम उसे आतंकवादी मानेंगे, और जो 20 पॉइंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जहां है वो वहीं रहेगा। हमास को लेकर ये कहा गया है कि उसकी राजनीतिक और जो आर्थिक ताकत है उसे किसी तरह ख़त्म किया जाएगा। मामला हमास को ख़त्म करने का है। अब इजराइल अचानक से कह रहा है कि जो भी फ़लस्तीनी वहाँ रहेगा उसे हम आतंकवादी मानेंगे। तो ये कैसा दोहरा चेहरा है आनंद? बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल हमास का युद्ध जारी है। बीच में कुछ दिनों के लिए सीज़फायर हुए थे लेकिन वो सफल नहीं होते हैं। और रह गई बात आखिरी अवसर देने का फ़िलिस्तीनियों को, तो दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री हैं इजराइल कार्टर्स, इन्होंने बुधवार को
एक बयान दिया है जिससे फ़िलिस्तीन में हड़कंप मच गई है, क्योंकि उन्होंने शेष फ़िलिस्तीनियों की, यानी जो फ़िलिस्तीन में यानी कि गाज़ा में जो अभी भी फ़िलिस्तीनी कुछ मौजूद हैं, उन्हें आखिरी अवसर दिया गया है कि आप गाज़ा शहर छोड़ करके चले जाएं। बाकायदा ये आदेश जारी किया गया है किसके तरफ से? इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, इजराइल कार्टर्स, इनके माध्यम से बोला गया है कि ये जो फ़िलिस्तीनी जो मौजूद हैं अभी भी गाज़ा में, उनके लिए आखिरी मौका है। और चेतावनी देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि लोग शहर में रुकेंगे नहीं, उन्हें अगर रुकते हैं तो उनको आतंकवादी समर्थक माना जाएगा और उन्हें इजराइल के ताज़ा हमलों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो भी इजराइल कार्रवाई कर रहा है, ज़मीनी ऑपरेशन जो चला रहा है गाज़ा में, उसमें उनको सामना करना पड़ सकता है, यानी कि उनकी उसमें मौत भी हो सकती है। क्योंकि फ़िलिस्तीनी जो है, आपको भी पता है, जो नॉर्मल फ़िलिस्तीनी है, यानी कि जो हमास के समर्थक नहीं है, वो अभी बहुत त्रस्त हैं, क्योंकि उनके जो घर हैं वो खंडहर में तब्दील हो गए हैं, भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, मदद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच नहीं पा रही है। जो पहुंच रही है क्योंकि इजराइल नाकाबंदी करके रखा हुआ है, तो नाकाबंदी को तोड़ने के लिए भी बहुत सारे प्रयास यूरोपीय देश कर रहे हैं। वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, हो सकता है कि आज शाम तक उस पर भी कुछ अपडेट आ जाए, क्योंकि 50 जहाज़ों का जो बेड़ा है ना, वो गाज़ा की मदद के लिए निकला हुआ है। अब वो गाज़ा इजराइल की नाकाबंदी को तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता है, तो आने वाला जो समय है वो बताएगा। हम आते हैं फिर से इसी पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री अगर इजराइल का गाज़ा शहर के वासियों को, जो फ़िलिस्तीनी हैं, उनको आखिरी चेतावनी देना, एक तरीके से ये बहुत ही शर्मसार है, क्योंकि फ़िलिस्तीनी ऑलरेडी मतलब पहले से ही वो मतलब बेघर हो चुके हैं। उनके लिए अब कुछ भी रास्ता बचा नहीं है। अब वो चाहते हैं कि कैसे भी करके युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन अब रह गई बात, आपने जो बात उठाई है पीस बोर्ड की, जो ट्रंप ने कल 20 सूत्र का नया प्रस्ताव पेश किया है, इस पर अभी हालांकि हमास विचार कर रहा है। जो फ़िलिस्तीनी चरमपंथी संगठन है उस पर अभी विचार कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को 3 से 4 दिन का मोहलत दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन अगर ये 3 से 4 दिन में अगर फैसला नहीं ले पाता है हमास, तो अमेरिका ने जो लास्ट वार्निंग दिया है कि ये इजराइल के साथ जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें वो शामिल हो जाएगा, यानी कि युद्ध में शामिल होकर वो अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ अमेरिका युद्ध लड़ेगा। किससे? हमास से। तो हमास का खात्मा एक तरीके से देखा जाए तो खत्म है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ईरान का जो है इस पर कुछ बड़ी कार्रवाई होने की संभावना हो सकती है। इजराइल भी उसकी तैयारी कर रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि इसको अनुमान ही माना जा रहा है सूत्र के मुताबिक। ठीक है, अब हम आते हैं ये 20 सूत्री जो प्रस्ताव ट्रंप ने रखा था, क्या इसमें ये शामिल था या नहीं था, ये बात करना ज़रूरी है। हालांकि कई देशों ने, लगभग 75% यूएन के जो 193 देश हैं उसमें से लगभग 150 देशों ने फ़िलिस्तीन को नया देश, यानी कि इसे देश की मान्यता दे दी गई है। यानी कि एक देश के रूप में ये कह सकते हैं ये कि फ़िलिस्तीन एक देश बनने जा रहा है। लेकिन औपचारिक ऐलान ना हो तो लगभग उसे आप देश ही कह सकते हैं, अगर यूएन में उसे इतना सपोर्ट मिल रहा है तो। और यही शायद नेतन्याहू की सबसे बड़ी टेंशन भी है। बिल्कुल, अगर आप बात करें अगर गाज़ा से जो पलायन हो रही है, तो लगभग अगर देखा जाए तो बड़े हमले के बाद लगभग 4 लाख फ़िलिस्तीनी गाज़ा शहर से पलायन कर चुके हैं, और अभी जो मौजूद हैं उनको बाकायदा इजराइल की तरफ से अल्टीमेटम चेतावनी दिया गया है कि आप दक्षिण की ओर बढ़ जाएं, यानी दक्षिण गाज़ा की ओर आप बढ़ जाएं, नहीं तो आप जो हैं आतंकवादी कहलाएंगे। और एक लास्ट पॉइंट कि जब हम युद्ध विराम की बातें कर रहे हैं, शांति समझौते की बातें कर रहे हैं, आखिर नेतन्याहू ऐसा क्यों करेंगे कि जो पॉइंट कल दिए गए, आज फिर इजराइल कार्ड्स उसके कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, तो आखिर ये क्यों किया जाएगा? क्या इसकी 2 वजहें लगती हैं कि एक, अंदर खाने अपनी राजनीति को, अपनी कुर्सी को बचाना, ताकि जो कट्टर नेता हैं, कट्टर यहूदी नेता हैं, वो अपना सपोर्ट ना खींचें, और या फिर ये एक तरह से हमास और गज़ा पे लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखना कि नहीं तुम मेरे टारगेट पे हो, नहीं तुम मेरे टारगेट पे हो, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। क्या ज़्यादा मुफीद वजह लगती है आनंद? देखिए, अब जैसा कि हम लोग कल भी इस पर चर्चा किए थे, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं इसको कि नेतन्याहू का ऐसा नहीं है कि अभी विरोध हो रहा है या फिर ट्रम्प के सामने या फिर कोई भी बात मानने के लिए अभी तैयार हुए हैं। कई बार ऐसा हो चुका है, आप भी देखे होंगे कि जब पिछली बार सरकार चली गई थी नेतन्याहू की, अब हमले के पहले
उसमें फिर नेतन्याहू की एंट्री होती है, क्योंकि नेतन्याहू का एक अपना जगह है, अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि छवि है, क्योंकि नेतन्याहू जो है कि एक तरीके से निडर होकर के फैसले लेते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन अभी जो माफी कांड हुआ है और दूसरा जो 20 नए प्रस्तावों पर जो सहमति जताए हैं, ट्रम्प के प्रस्ताव पर नेतन्याहू ने सहमति जताए हैं, उससे क्या है कि बगावत की जो सुर है वो फिर से निकलने लगी है, क्योंकि 13 सीट अगर निकल जाते हैं, ये जो दो नेता हैं इनके पास 13 सीटें हैं, मतलब उनके जो साथी लोग हैं उनके साथ है, तो लगभग 13 सीट अगर चली जाती है तो नेतन्याहू का जो है सत्ता जाना तय है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि क्या नेतन्याहू अभी भी सीट पर बने रहेंगे प्रधानमंत्री के या नहीं रहेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। तो ये हमने चर्चा की दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम, एक जो गजा में रहेगा, जो फलस्तीनी गजा में रहेगा उसे आतंकी माना जाएगा, दूसरा कि उस माफ़ी की इनसाइड स्टोरी जिसमें जैसे कि आनंद ने कहा कि उनकी जो छवि थी वो एक हम सख्त प्रशासक के तौर पर देखते थे, लगभग वो डिक्टेटर के करीब जाकर खड़े होते थे, सन की तानाशाह के तौर पर भी उन्हें कहा जाता था, उनके खुद के लोग बोलते हैं। उस छवि को नुकसान पहुंचा है। उस फोटो को आप देखिए, वो फोटो भी हमने बीच में शामिल की है, उस फोटो को आप देखिए, उसमें आपको बेबसी और लाचारगी नजर आएगी, बतौर सख्त प्रशासक वो कहीं नजर आपको नहीं आएंगे। यही थी उसकी इनसाइड स्टोरी, इन सब पे हमने चर्चा की। ऐसे ही हम आपको जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे इसी तरह इजी शब्दों में डिकोड करेंगे। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।